नई सुबह लाती है नई उम्मीदें नई आशाएं। तो चिड़ियों की तरह आप डालियों पर बैठिए, आप बांस की तरह आसमान की ऊंचाइयां फैलाइए। और वेलकम करते हैं इसी के साथ गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑनलाइन स्कूल इंडिया में। नई सुबह में आप फिर से जोश के साथ एक बार फिर से हम मिलते हैं और शुरू करते हैं आज का हम अपना लेक्चर, आज का हम हमारा सेशन, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का एक चैप्टर ग्लाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल वंस अगेन। चलिए जल्दी से ग्लाइम्स ऑफ इंडिया शुरुआत करते हैं। ग्लाइम्स ऑफ इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइम्स? ग्लाइम्स इटसेल्फ अ वर्ड जिसका मतलब होता है झलक या झलकी। जैसा हम कहते हैं ना, ग्लाइम्स ऑफ पास्ट, पिछले भूतकाल की या हमारे बीती जिंदगी की या बीती पास्ट की हमारी कोई झलकी। तो ग्लाइम्स ऑफ पास्ट, भारत के पिछली कोई सुंदर यादें, उसके अंदर हमारा चैप्टर आता है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा, यू नो बेकर, बेकिंग, बेकरी, ये शब्द ऐसे हैं विच वी हैव कम अक्रॉस मैनी टाइम इन आवर डेली लाइफ, जिससे हम बहुत बार आम जिंदगी में अवगत होते हैं। हम निकलते हैं इन शब्दों के सामने पर ज्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं। इन्हीं शब्द से एक बना शब्द बेकर। बेकिंग, बेकरी हम सब जानते हैं, बेसिकली हमारे यहाँ यूज होता है फॉर पेस्ट्रीज की दुकानों पर होती है, केक्स की शॉप्स पर, या और भी टोस्ट वोस्ट की होती है। तो अ बेकर फ्रॉम गोवा, बेकिंग का काम जो बेकरी चलाते हैं और वो जो काम ये करते हैं इसी फील्ड में, उन्हें बोलते हैं बेकर। जैसे कोई दुकान पे काम कर रहे हैं जो इन सब चीजों को बनाने में, तो उसे बेकर बोलेंगे। और यहां चैप्टर की मेन थीम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, मतलब गोवा भारत का एक बहुत सुंदर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि जस्ट महाराष्ट्र के नीचे आता है और कर्नाटक के बीच में, मतलब बहुत प्यारा सा एक राज्य है। चलिए हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, जिसको लिखा है द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज लूसियो रॉड्रिग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इंट्रोडक्शन हम इस राइटर के बारे में। तो लूसियो रॉड्रिग्स, जिनका जन्म 1916 में हुआ था और डिमाइस 1973 में हो गया था, उनका स्वर्गवास हो गया था, वाज अ ग्रेट कोंकणी एसिस्ट। कोंकण एक ऐसा क्षेत्र है भारत का जो गोवा के एरिया में काउंट किया जाता है। यहां की लैंग्वेज को, यहां की नेटिव लैंग्वेज को बोलते हैं कोंकणी, जो कि कुछ हद तक मराठी से भी मिलती जुलती है, बट इट्स अ वेरी यूनिक लैंग्वेज एंड अ कल्चर। ओके, सो ये एक कोंकणी भाषा के एक रचयिता थे, जो उसी भाषा में ये अपने काम को, अपनी राइटिंग्स को लिखते थे। He wrote several articles in English and कोंकणी to various periodicals and magazine। उन्होंने बहुत सारे लेख, बहुत सारी चीजें इन्होंने अपने काम लिखा है, मैगजीन्स में होते हैं या अलग अलग चीजों में होते हैं, एक तो इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और कोंकणी भाषा में। He served as a visiting professor of folklore at many university and also as a professor of English in मुंबई एंड गोवा। ये प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे, बहुत सी यूनिवर्सिटी में थे, और इंग्लिश प्रोफेसर के रूप में थे मुंबई गोवा। उनके ऐसे क्या बताते थे? ऑफ सॉइल एंड सोल, एक टाइटल है एक ऐसे का, एक इनकी राइटिंग का, जो हमें ऑफ सॉइल एंड सोल मतलब मिट्टी और आत्मा, क्योंकि हम जहां से बिलोंग करते हैं उस मिट्टी से ही हमारा निर्माण होता है। इट्स नॉट बायोलॉजिकल प्रोसेस। हम कहते हैं ना कि हम जहां से होते हैं वहां के हमें गुण, जैसा देश वैसा भेष, वो उस टाइप की चीजों पर ज्यादा उनका फोकस रहता था। चलिए, एंड कोंकणी फोक टेल्स, फोक टेल्स एक शब्द स्टूडेंट्स, फोक और टेल्स। फोक का मतलब बेसिकली होता है किसी राज्य में या किसी जगह के जो रिलेटेड कहानियां, किंवदंतियां, वहां की कुछ बेसिक जो कल्चर से रिलेटेड होता है उसे फोक बोलते हैं। और टेल्स शॉर्ट स्टोरीज, फोक टेल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सबटल ह्यूमर एंड इनफॉर्मल नरेशन फॉर द एसेंशियल फीचर ऑफ हिज राइटिंग। बेटा एक शब्द पढ़ते हैं, इसका ट्रांसलेट हम देख लेते हैं। राइटिंग और राइटिंग्स में कुछ फर्क होता है। देयर आर टू वर्ड्स, राइटिंग एंड राइटिंग्स। देखो क्या है बेटा, राइटिंग तो बेसिकली हम जो इंग्लिश में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं या कोई भी लैंग्वेज में हम जब लिखते हैं तो कहते हैं कि ये इनकी एक लिखने की कला को हम राइटिंग बोलते हैं। लेकिन जब पीछे एस लग जाता है तो उस वर्ड का इट चेंज इटसेल्फ इन अ बिग मैनर। राइटिंग्स का मतलब है यहां पर उन्होंने जितने भी नॉवल, ऐसे जो भी लिखे, उनके काम को इनको यहां पर राइटिंग्स बोलते हैं। जो उन्होंने इस क्षेत्र में जो काम किया, लिटरेचर के क्षेत्र में लेखनी जो उन्होंने काम किया लिखकर, वो राइटिंग्स कहलाती है कि ये उनका काम है। तो राइटिंग एक तो होती है शैली लिखने की और एक होता है उनका काम। तो सबटल ह्यूमर होता है। सबटल का मतलब
सब्टल ह्यूमर का मतलब होता है नपातुला, ना ज्यादा ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब कोई चीज मजाक या व्यंग्यात्मक रूप में, जिसे हम शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं, ऐसा ह्यूमर, ऐसी बातें जो हमें थोड़ा सा ह्यूमरस बनाए, थोड़ा सा हमें मजाकिया तौर पे बनाए, लेकिन सब्टल, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ह्यूमर है, मतलब नपातुला सा। द एसेंशियल फीचर ऑफ हिज राइटिंग, ये उनकी कहानी, उनकी लेखनी की बहुत ज्यादा एक पहचान हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर के बारे में हम कुछ बताते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा रिवॉल्व्स अराउंड द रेलेवेंस ऑफ अ बेकर इन द गोवन कल्चर व्हिच डेट्स बैक टू द टाइम व्हेन पोर्टुगीज रूल ओवर द सिटी ऑफ गोवा। ये बेकर फ्रॉम गोवा एक ऐसी कहानी के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति जो कि गोवा में रह रहा है, एक गोवन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में है। कब की? ये पीछे जाने की, भूतकाल में जाकर एक बात बता रहे हैं, जब पोर्टुगीज रूल्ड ओवर द सिटी ऑफ गोवा। आपको पता है, अगर आप गोवा गए हो तो आपको वहां पर पोर्टुगीज कल्चर बहुत मिलेगा। पोर्टुगीज कल्चर बिलोंग करता है पोर्टुगल से। वहां से जो लोग आए थे वो यहां बस गए और उनका कल्चर वो अपने साथ लाए थे, प्लस भारत का महान इंडियन मैजेस्टिक सिविलाइजेशन के साथ वो जो मिंगल्ड हुए, इट्स लाइक दूध में मिश्री की तरह वो मिल गए, दूध में मिश्री की तरह मिल गए, और एक नया कल्चर वहां उभर का आया जो बहुत ही सुंदर कल्चर है, जिसे हम गोवन कल्चर या कोंकणी कल्चर भी कहते हैं। तो उस स्टोरी के बारे में बताता है, उस कहानी के बारे में बता रहे हैं। ये एक बेकर की जिंदगी है। ये देखिए एक बेकर है जो बेकिंग के, आपको पता है लोव्स होती है, ब्रेड होती है, वो सब पकाते हैं। चलिए, द पोर्टुगीज में हैव लेफ्ट बट द ब्रेड मेकर्स कंटिन्यू टू हैव इनएविटेबल स्टेचर। अब आज के दौर में पोर्टुगीज तो हो सकता है वहां से चले गए, कुछ वहां रह चुके हैं, वहां से आए थे, लोकल कम्युनिटीज वहां आकर उन्होंने अपना परिवार बसाया, शादी की, लेकिन ब्रेड मेकर का जो कल्चर है, जो वो अपने साथ लेकर आए थे, ब्रेड मेकिंग का कल्चर, वो आज भी वहां पर एकदम सुरक्षित है और बहुत ज्यादा फैशन में है। चलिए, वो उनकी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्यूजीन में है। इन द स्टोरी द ऑथर रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड डेज एंड देयर एक्साइटमेंट ऑन सेलिंग द बेकर। इस कहानी के अंदर जो ऑथर है वो अपने बचपन के दिनों के बारे में बताकर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। कब उत्साहित होते थे वो देखकर? जब वो किसी बेकर को देखते थे। बचपन की बात है, जब हमारे जो यहाँ जो स्टोरी के जो राइटर हैं वो बताते थे कि जब वो बचपन में कोई बेकर आता था अपनी ब्रेड को सेल करने के लिए, उसको देख के ही बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। दे वर एंथुसियास्टिक का मतलब होता है जोश। क्या मतलब होता है? जोश। इसे हम उमंग भी बोल सकते हैं, जोश, उमंग। तो ये तो हिंदी अनुवाद हो गया। वी हैव सिनोनिम्स ऑफ इट ऑल्सो। इसका एक सिनोनिम है जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। चलिए, तो इसे हम बोल सकते हैं जील, उमंग। एक उमंग, उत्साह को जील भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या बता रहा है? यहां पर यह बता रहा है कि वो उन दिनों की बात है कि उनको दे वर एंथुसियास्टिक, उनको देखकर वो क्या हो जाते थे? जोश आ जाता था। टू द पॉइंट दैट दे वुड रन टू हिम एज सून एज दे वोक अप विदाउट इवन ब्रशिंग देयर टीथ। वाह, क्या बात है! मतलब एक बहुत ही कॉमन बच्चे का बचपन जो होता है उसके बारे में बताया। क्या बताया गया है कि जब भी वो बेकर को देखते थे सवेरे मॉर्निंग में, उनमें इतना जोश आता था कि वो सवेरे ब्रश करना भी भूल जाते थे और झट से फट से दौड़कर उनके पास चले जाते थे। किनके पास चले जाते थे? गोवन बेकर के पास चले जाते थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। This is the pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. ये आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक चित्र। तो ये आज भी वहां की गोवा की जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो विलेज एरिया है, वहां भी आज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है उस समाज का, जहां पर बेकर आते हैं, बेकिंग से जो चीजें बनाई है वो बेच करते, गांव में बेचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने एक स्टोरी का एक ग्लैंस देख लिया है। चलिए अब हमारा चैप्टर शुरू होता है। आर एल्डर्स आर ऑफन। बेटा ऑफन में हमेशा टी साइलेंट रहता है, लेकिन अक्सर हम कोई गलती से हम इसे टी को बोल देते हैं ऑफ्टन। ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, माइंड इट बेटा। ऑफ्टन इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, द राइट वन इज ऑफन। ओके, तो हम बढ़ते हैं। Our elders are often here reminiscing nostalgically about those days, old Portuguese days.
हमारे एल्डर्स, हमारे बड़े, वो अक्सर हमें, उनसे हमने एक बात सुनी है, रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। चलिए एक वर्ड पढ़ते हैं, रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। तो ये इस वर्ड का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है थिंकिंग फॉन्डली अबाउट द पास्ट। नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है, जिसे हम नॉस्टैल्जिया भी बोलते हैं, कि आपको कुछ पुरानी यादें याद आ जाती है। अक्सर होता है ना, कुछ पुरानी अच्छी बातें हमें याद आ जाती है। किनको याद आ रही है अभी पुरानी कुछ अच्छी बातें, कुछ हमारी अच्छी यादें? तो जब, और रेमिनिसिंग का मतलब होता है चाव से सोचना है कुछ बातें। हम क्या होती है, पुरानी यादों को बड़े, कब हम जैसे हमारे कुछ दोस्तों के साथ हमारी कुछ यादें जुड़ी थी, और दोस्तों के साथ हम जब आज मिलते हैं ना, तो हम जानबूझकर वो टॉपिक को वापस से डिस्कस करते हैं। अरे यार, उस दिन ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो इसका मतलब होता है पुरानी यादों को बड़े चाव से वापस से याद करना। तो हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े लोग अक्सर पुरानी बातों को याद करते हैं। कौन सी पुरानी यादें? गुड ओल्ड पोर्टुगीज, अच्छी पुरानी पोर्टुगीज डेज, मतलब पुर्तगाली समय का जो एरा था, एरा का मतलब होता है दौर, मतलब हम कह सकते हैं एक समय। तो उस समय का जो एक समय था, उनको याद करके हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, पुरानी यादों में खो जाते हैं। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। लव्स नहीं है बेटा, लोव्स, इट इज नॉट लव। देखिए, पुर्तगाल, पोर्टुगीज लोग और उनकी फेमस ब्रेड। कौन सी ब्रेड बेटा? कौन सी ब्रेड? लोव्स का मतलब होता है, आपने देखा ना, पिछली स्लाइड्स में हम चलते हैं, आपको यहां पर ब्रेड के आकार की कुछ दिखेगी। तो जैसे हम बर्न जिसे बोलते हैं ना, उस टाइप की लोव्स होती है ब्रेड की। उसके अंदर क्या होता है, वो स्लाइस में बटी होती है, अलग अलग स्लाइस में बटी होती है, तो वो लोव्स कहलाती है बेटा। चलिए, तो पुर्तगाल लोगों की, पोर्टुगीज लोगों की और उनकी जो फेमस ब्रेड होती है ना, उनकी अलग ही यूनिक सी रेसिपी जो बनके तैयार होती है, उनकी क्यूजिन, उनके बारे में याद करके हमारे बुजुर्ग लोग बड़े खुश हो जाते हैं। Those eaters of loaves might have vanished. Vanished फिर से एक शब्द आया बेटा। Vanished का मतलब होता है suddenly disappear, अचानक से गायब हो जाना। अब अचानक से तो कोई यहां गायब नहीं होता, लेकिन ये जो प्रोसेस यहां पर बताया गया है, क्या बताया गया है कि those eaters of loaves, जो उनको खाने वाले लोग थे, might have, शायद वो अब इतने नहीं रहे हो, शायद अब उनको इतने खाने वाले लोग नहीं हो, but the makers are still there, लेकिन उनको जो बनाने वाले हैं ना, कौन बनाने वाले थे? उन पोर्टुगीज ब्रेड को बनाने पोर्टुगीज लोग थे, जो गोन कल्चर को बिलोंग करते थे। वो बनाने वाले आज भी वहां हैं। कहां है? गोवा की सोसाइटी में, गोवा के अंदर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। We still have amongst us with the mixers, the molders and those who bake the loaves. आज भी हमारे पास क्या है? वो मिक्सर्स हैं, जिससे हम वो सब चीज मिक्स करके बनाते हैं। मोल्डर्स हैं। मोल्डर्स कौन होता है? अ पर्सन हु मोल्ड डो इनटू अ शेप। देखिए बेटा, मोल्डर्स, वापस से ध्यान से बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम शांति से सुनिए इस बात को। अ पर्सन हु मोल्ड डो इनटू शेप। डो, देखिए फ्रेंड्स, मुझे तो खाना खाने का भी शौक है और खाना बनाने का भी शौक है। तो आपको भी, मुझे लगता है मेरे जैसे भी फ्रेंड्स काफी होंगे जिनको खाना खाने का शौक है, बनाने के वाले हैं क्या? नहीं है तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए। डो बेसिकली क्या होता है? आटा देखा गूंदा हुआ, जिसको हम नीड करने के बाद गूंदते ना, उसको डो बोलते हैं। डो बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जिससे हम किसी चीज को आगे बनाते हैं। बेसिकली ये होता है आटा गूंदने के बाद जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं। और मोल्ड होता है एक संरचना जिसके अंदर हम किसी चीज को बना के उसको शेप देते हैं। वैसा जैसे ब्रेड का अलग शेप होता है, ब्रेड छोटी बड़ी तो शेप देते हैं ना, मोल्ड वो कहते हैं। तो मोल्डर वो लोग होते हैं जो इसका आटा गूंदते हैं और उसको शेप देते हैं। तो हमारे पास मिक्सर्स भी है, वो लोग भी है जो बनाते हैं, मोल्ड करते हैं, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वो भी है जो बेक करते हैं। बेटा बेकिंग पता है क्या होती है? बेकिंग क्या होती है? खाने बनाने की कुछ टेक्निक्स होती है। एक तो होती है फ्राई करना, जिसे हम डीप फ्राई या शैलो फ्राई भी बोलते हैं। एक होता है बेक करना। एक होता है उसको आप क्या करते हो कि आग पर सेकने के लिए, तो स्टीम करना, पानी की मदद से, किसी गर्म पानी की वजह से किसी चीज को बनाना। बेक का मतलब क्या होता है कि आप आग लगाते हो कहीं पर और उससे थोड़ी अलग ऊपर जगह में क्या होती है, उसकी गर्मी से किसी चीज को पकाते हो। तो आज हमारे पास
अभी भी मिक्सर्स हैं, वो लोग हैं जो इसे बनाते हैं, और वो लोव्स हैं, वो ब्रेड है जिसको हम बेक करते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड का मतलब होता है वो रेसिपी जो समय के साथ फलती फूलती गई, मतलब वो समय के साथ हमने बहुत उसको एक्सपेरिमेंट करके तैयार किया और वो बहुत फेमस है, हमेशा एवरग्रीन है। तो दोज एज ओल्ड, वो पुरानी रेसिपी जो कि बहुत लोगों के द्वारा टाइम टेस्टेड है। फर्नेंस, बेटा फर्नेंस, ये वर्ड देखिए, फर्नेंस का मतलब होता है भट्टा या भट्टे। आपने देखा ना कि लाइमस्टोन के भट्टे होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी में किसी चीज को पकाया जाता है। तो फर्नेंस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। यहां पर कुछ जैसे कोल्स हो सकते हैं, कोयले होते हैं, इनको जलाते हैं तो इनकी हीट आती है ऊपर। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये फर्नेंस कहलाता है। और इसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, इतना गर्म होता है कि इसमें हम किसी भी चीज को बहुत इजीली बेक कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज भी वो सारी चीजें, फर्नेंस भी है, एग्जिस्ट करती है, मतलब आज भी वो चीजें क्या है, हमारे पास है। द फायर इन द फर्नेंस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। वाह क्या बात है। ये एक बहुत अच्छी तरीके से एक लेखक ने अपनी बात को बोला है कि उस भट्टे की आग या उस भट्टी की आग आज भी है, मतलब उसकी गर्मी, उसकी अंगीठी में आज भी गर्मी है, मतलब आज भी वहां कुछ ना कुछ बनता है, या आज भी वो पोर्टुगीज की जो रेसिपी है आज भी लोगों में बहुत फेमस है और वो बड़े चाव से खाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। देखो यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है, इट्स अ बेकर, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर बना है बैम्बू। बेटा द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। बेटा थर्ड और जिंगल क्या होता है कि किसी मेटल की रिंग पर आप कोई साउंड करते हो, जैसे एक आवाज आई ना, इस आवाज को, तो मेटल की रिंग पर देखिए, साइकिल पर एक आदमी अपनी ब्रेड्स लेकर जा रहा है और वो आगे यहां पर ये जो जगह है यहां पर या तो कोई रिंग होगी या जो मेटल का जो हिस्सा है उससे आवाज करता हुआ जाता है। बेकर्स बैम्बू हेरल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। इससे वो मॉर्निंग में आवाज करते हुए जाता है और सबको बताता है कि मैं आ चुका हूं आपकी प्यारी सी एकदम लजीज स्वादिष्ट ब्रेड लेकर। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस। तो आज भी इस तरीके से देखिए, लुक एट दिस पिक्चर बेटा, इस चित्र को देखिए, इस पिक्चर को देखिए, आज भी इसी तरीके से गोवा में जाकर अलग अलग जगहों पर कहीं भी अलग अलग जगहों पर जाकर ये लोग ऐसे लोगों को मॉर्निंग में ब्रेड बेचने का काम करते हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि आज जो बेचने वाले उनके पिता है वो नहीं है, लेकिन उनके जो पुत्र हैं, उनके जो बेटे हैं, ये जो प्रोफेशन है, ये जो काम है, ये आज भी बड़े सक्सेसफुली उनको चला रहे हैं। मतलब पीढ़ियों से चलने वाला काम आज भी तद अनुसार सब्सिक्वेंटली चल रहा है। दीज ब्रेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। और आज भी ये बेकर गोवा में पैडर इन गोवा कहे माने जाते हैं, कहे जाते हैं। पैडर इन द गोवा मतलब जो ये काम करके बेचते हैं और गोवा को जगाते हैं, नई नई सुबह को टेस्टी ब्रेड्स पहुंचाते हैं, तो गोवा को जागरूक करने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। गोवा के समय में जब हमारा बचपन में हम थे, जब बचपन में गोवा के समय में द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड। बेकर जो लोग थे, जो बेक करते थे चीजों को, वो जो लोग थे वो हमारे दोस्त हुआ करते थे। कंपेनियन, ये एक नया शब्द है बेटा, कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, साथी, हमारा जो साथ निभाता है उसे कंपेनियन कहते हैं। एंड गाइड की तरह थे, वो हमारे दोस्त थे, हमारे साथी थे और हमारे गाइड थे, हमको गाइड करते थे। He used to come at least twice a day। वो कम से कम दिन में 2 बार आते थे, at least twice। at least का मतलब होता है कम से कम और twice का मतलब होता है 2 बार। तो वो दिन में ब्रेड बेचने के लिए कितनी बार आते थे? दिन में कम से कम 2 बार वहां आया करते थे। वंस, देखिए वंस के बाद कॉमा है, तो बेटा इंग्लिश इज ए वेरी इजी लैंग्वेज बेटा, इसे फील करो। अगर आप इसे
अरे यार ये लैंग्वेज में से नहीं हो रही है यार, इसके तो रूल्स भी कुछ अलग है, ऐसा करके सोचोगे ना तो ये आपको डोमिनेट करेगी, आपको इससे डोमिनेट करना है, लेकिन इन अ फ्रेंडली मैनर। हमें किसी को फोर्सफुली ऑप्रेसर्स की तरह हैरेस नहीं करना है, हमें फ्रेंडली किसी को सीखना ना, तो इसको हम ऐसा मानेंगे यार तू तो बहुत ही इजी लैंग्वेज है और हम बहुत इजीली पढ़ लेंगे। तो ये जो कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन्स, कॉमा, ये कॉलन, सेमी कॉलन्स आते हैं ना, तो इनका मतलब क्या है, थोड़ा पॉज दीजिए, फील कीजिए और फ्लो के साथ आगे बढ़िए। तो आगे यहां बढ़ते हैं वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार जब वो सवेरे अपनी ब्रेड बेचने के लिए राउंड पर निकलते थे, चक्कर लगाने निकलते थे, एंड देन देखो फिर से एक शब्द आया है देन, और इससे मिलता जुलता एक शब्द है देन। देन का मतलब होता है बाद में, किसी चीज के बाद में या आगे, और देन का मतलब होता है किसी से कंपेयर करने के लिए शब्द आता है, ही इज अ टॉलर देन हिम, वो उससे लंबा है। तो जब किसी को किसी से कंपेयर करते हैं ना तो इसमें ए लगता है, लेकिन किसी घटना के बाद के लिए हम शब्द का यूज करेंगे तो वह देन होगा, ओके, इसमें ई लगेगा। चलिए, वेरी गुड। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, तो वो दिन में जब चक्कर लगाते थे और वापस आते थे ना तो अपनी बड़ी सी बास्केट को खाली करके, मतलब जितना भी उनके आर्टिकल्स थे, यहां आर्टिकल्स का मतलब है उनकी ब्रेड, उसको बेचकर बड़ी सी जो टोकरी हुआ करती थी वो खाली टोकरी लेकर वो वापस आते थे, क्योंकि इतनी टेस्टी उनकी ब्रेड होती थी, सभी लोग बड़े चाव से खरीदते थे और खाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस up from sleep and we ran to meet and greet him। तो उनकी जो वो घंटी जैसी आवाज करती, जो उनकी बेल आवाज करती थी, वो हमें जगाती थी। woke us up, हम सभी को जगाती थी, और हम क्या करते थे, नींद से उठकर और उनको मिलने जाते थे। ग्रीट हिम का मतलब होता है किसी को विश करना, जैसे हम कहते हैं ना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो वो भी उनको ग्रीट करने जाते थे। तो उनकी जो बेकर्स की, जो पैडर्स की जो बैल होती थी, जिंगलिंग बैग, जो घंटी बजती हुई थी, वो सभी बच्चों को, सभी गांव वालों लोगों को उठाती थी और सभी उनसे मिलने जाते थे। Why was it so? ऐसा क्यों था? So, why was it so? ऐसा क्यों था? ऐसा कैसे होता था? Was it for the love of the loaf? क्या ये उस लोफ का मतलब यहां ब्रेड ही है? क्या ये इस ब्रेड के टुकड़े के लिए या ब्रेड के लिए था कि हम जल्दी उठकर उनके पास जाया करते थे? नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नॉट एट ऑल का बेटा मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब होता है नहीं, लेकिन इसके साथ अगर हम एट ऑल लगा देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है बिल्कुल भी नहीं। तो सिर्फ हम उस ब्रेड के लिए नहीं जाते थे। द loaves were bought by some Paskins or Bastin, the maid servant of the house। क्योंकि ये कौन लेके आता था? ये जो ब्रेड थे ना, ये मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ये हमारे घर के जो हमारे हेल्पर्स थे, जो हमारे घर की दैनिक दिनचर्या में काम करने में मदद करते थे, उनके द्वारा लाया जाता था। तो हम उनको ग्रीट करने के लिए उठते थे, सिर्फ ब्रेड खाने के लिए नहीं उठते थे। What we long for were those bread bangles which we। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा एक शब्द आया है। ब्रेड तो आप सभी समझते होंगे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक शब्द आया है बैंगल्स। देवियों और सज्जनों, खास करके देवियों, बालिकाओं, माय डियर गर्ल्स, आपको पता होगा कि बैंगल्स का मतलब क्या होता है। बैंगल्स का मतलब चूड़ी या कंगन होता है। तो चूड़ी कंगन कैसा होता है? ऐसे स्ट्रक्चर में होता है बेटा, ये देखिए। तो बेटा बेसिकली जो ब्रेड है ना, वो ऐसी हुआ करती थी। मतलब ऐसा लगता था, उसको देखकर ऐसा लगता था कि यहां पर क्या है, एक कंगन या चूड़ी का स्ट्रक्चर है। मतलब गोल हुआ करती थी और उसके बीच में एक छेद होता था, एक होल होता था, जैसे मेदू वड़ा। अरे क्या पानी आ गया मुंह में? नहीं, कंट्रोल कीजिए। तो वो क्या थे? ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, जिससे हम क्या करते थे, बड़ी सावधानी पूर्वक देखते थे और लेते थे। ठीक है, तो हम किसके लिए इंतजार करते थे? उस गोल चूड़ी के आकार की गोल स्ट्रक्चर में बनी हुई ब्रेड के लिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Sometimes it was sweet bread for special meal। कभी कभार वो ब्रेड कैसी होती थी? मीठी हुआ करती थी, जब कुछ खास तौर से बनाई जाती थी। बेटा आपने भी देखा होगा ब्रेड कभी हम जब खाते हैं नॉर्मली, कभी टेस्टलेस होता है, कभी हल्का सा नमकीन होता है, और अगर हम कभी
कभी कोई स्पेशल पेस्ट्री टाइप कोई ब्रेड लेते हैं ना, जिसे फ्रूट केक भी बोलते हैं, वो मीठी ब्रेड भी होती है। तो कभी कभी वो ब्रेड कैसी होती थी, मीठी भी हुआ करती थी। चलिए आगे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जिंग जैंग झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बैम्बू स्टफ। अब क्या करता था, जो बेकर आता था ना, वो अपनी घंटी से एक अलग सा प्यारा सा झंग झंग करके, अपन कहते ना कि ठप ठप की आवाज आ रही है तो घंटी के बाद झंग झंग करके आती है, तो वैसे एक स्पेशल अपने बम्बू की चीज से उसको आवाज को बजाकर बनाता था। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. तो एक हाथ से तो वो क्या करता था, अपने सर पे जो टोकरी थी जिसके अंदर ब्रेड थी वो पकड़े रखता था, और and the other banged the bamboo on the ground, और दूसरे से क्या करता था, उस बैम्बू से ग्राउंड के सहारे वो उसको पकड़ा हुआ करता था। कौन पकड़ा हुआ करता था, ब्रेड बेचने वाला पैडर ऑफ गोवा। चलिए। We would greet the lady of the house with, हम क्या करते थे, ग्रीट का, हम कभी किसी से मिलते ना तो हम कहते हैं ना नमस्कार गुड मॉर्निंग, तो हम भी वो जो बच्चे बात करते थे, ही वुड, यहां पर है ही कौन है, बेचने वाला, वो पैडर क्या करता था, ही वुड ग्रीट, वो आकर हमें, हमारे घर की जो महिलाएं होती थी उनसे बोलता था गुड मॉर्निंग, एंड देन, तो हमें आकर बोलता था, हमारे घर की लेडीज को या आके सबको जो भी मिलते थे उनसे बोलता था गुड मॉर्निंग, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। बेटा दो शब्द है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, पहले इसको समझते हैं। बेटा ये शब्द है ना, है बहुत इजी, पर अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे दाएं और बाएं, दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, राइट और लेफ्ट में हम कैसे कंफ्यूज होते हैं। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी ऐसे शब्द है, मतलब हमें पता होता है, लेकिन कभी कभार अरे यार वर्टिकल ऐसे होता है, ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो चलिए आज हम इसको क्लियर करते हैं। वर्टिकल बेटा, वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे सीधा, ऐसा खड़ी जो चीज होती है वर्टिकल। अब आप कहोगे सर याद तो हमें भी है, पता भी है, लेकिन इससे कैसे हमेशा याद रखेगा, अक्सर हम इससे ऐसे को जगह ऐसा कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा आपके लिए हिंट देता हूं, एक हिंट है कि वर्टिकल शब्द शुरू होता है वी से, और वी में दो खड़ी लाइंस को ज्वाइन करके बनाया जाता है वी स्ट्रक्चर को। तो याद रखना कि जो चीज खड़ी लाइन से बनता है वो वर्टिकल होता है, जो लोग खड़ी लाइन से बनता है वो वर्टिकल होता है। और हॉरिजॉन्टल में आता है एच, और एच को हम ज्वाइन करते हैं एक बिछी हुई, एक लेटी हुई लाइन से। तो जहां एच ऐसे बनता है वो होगा ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, जो चीज ऐसे लाइन ऐसे लेटी हुई हो। तो यहां पर वर्ड है हमारा, यहां पर वर्ड है बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो। फिर वो क्या करता था, सर से बैम्बो की बास्केट जो होती है उसको उठाता और उसे वर्टिकल बैम्बो मतलब ऐसे आगे सीधा खड़ा रखता था, मतलब आगे की तरह, नीचे लेटा के नहीं। ओके, वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिबूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। हम बच्चों को थोड़ा सा साइड में कर दिया जाता था, और जो ब्रेड हमें मिलती थी या हमारे घर वाले खरीदते थे वो किसे दे दिया जाता था, वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, जो हमारे साथ में काम करने वाले लोग हैं। बेटा सर्वेंट का मतलब बेसिकली होता है नौकर, बट आप खुद बताइए ये नौकर क्या शब्द है। इट्स नॉट अ सोफिस्टिकेटेड वर्ड। एक अच्छे लोगों के लिए नौकर शब्द अच्छा नहीं है। तो जो हमारे काम में हेल्प होते हैं, करते हैं, उन्हें हम हेल्पर्स बोल सकते हैं। तो वो हमें वो ब्रेड बच्चों को ना देकर हमारे घर के जो हमारे हेल्प करने वाले सर्वेंट हैं उनको दिया करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन गिव अप, वाह क्या बात है। गिव अप का मतलब होता है कि किसी चीज को छोड़ देना, लेकिन हम अपना जो ये परिश्रम था ना ब्रेड लेने का, हम इस चीज को नहीं छोड़ते थे, हम तो ब्रेड लेके ही रहेंगे। मतलब ये क्या कर रहे हैं, हम कोशिश नहीं छोड़ते थे, हम कोशिश करते थे कि काश हमें भी यहीं हाथों हाथ खड़े खड़े एक ब्रेड मिल जाए। तो हम कोशिश नहीं छोड़ते थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। हम क्या करते थे, एक जगह थी उस पर बेंच के ऊपर जो जिस पर हम बैठे जाते थे उसके ऊपर खड़े होते, और हम क्या करते थे, उस बास्केट के अंदर तक झांकते थे, अंदर तक देखते थे, समाव ऐसे तैसे जैसे भी कर मतलब कोशिश करके कि हमें कैसे देखना है। ठीक है। I can still recall the typical fragrance of the loaves. वाह कितनी मतलब नॉस्टैल्जिकल, मतलब कितने पुरानी यादें में। राइटर कह रहा है कि आज भी मुझे उस ब्रेड की फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, स्मेल, सुगंध। क्या मतलब होता है, सुगंध। कि आज भी हमें उनकी क्या आती थी,
उस फ्रेग्रेंस की क्या आ जाती थी, आज भी हमें सुगंध याद है। मतलब जैसे अरे आप नहीं देखा ना, कुछ गर्म गर्म चीज बनती है ना, तो जैसे हम उसके पास जाते हैं ना, उसकी जो फ्रेग्रेंस, उसकी जो स्मेल है ना, हमें बड़ा खुश कर देती है। और कोई हमारी अगर स्पेशल डिश हो तो उसकी फ्रेग्रेंस तो हमें हमेशा याद रहती है। चलिए बच्चे, तो यहां पर भी राइटर को वो फ्रेग्रेंस आज भी याद है जो उसने बचपन में स्मेल किया करता था। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रंस। तो वो क्या थी, वो जो लोव्स, वो जो स्लाइस थे, वो स्लाइस तो बड़ों के लिए थे, हम बच्चों के लिए तो वो कंगन थे, क्योंकि उसके अंदर छेद था। तो बैंगल्स की तरह थे, तो बच्चों के लिए तो कंगन थे और बड़ों के लिए वो लोव्स थी। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly। फिर जब हमें वो चीज मिल जाती थी ना, हमें अपने बिल्कुल चिंता नहीं होती थी कि हमें अपना मुंह भी धोना है या ब्रश भी करना है। नहीं, बचपन में काफी लोगों ने बिना ब्रश किए कुछ ना कुछ तो खाया होगा ना, कि कुछ चीज हमारी फेवरेट होती है, अब बस खाना है, मम्मी कहती है अरे बेटा ब्रश कर ले, आप कहोगे मम्मा प्लीज नहीं, खाना है, मुझे खाना है, और जब तक मम्मी आती है तब तक तो आप खा लेते हैं। तो वो लोग कहते थे अब है ना, हमें तब उस समय ना हमें चेहरा धोना था, ना मुंह धोना था, ना ब्रश करने की चिंता थी, हम तो बस खाना थे। एंड व्हाई शुड वी, और हमें करना भी क्यों चाहिए, हमें मुंह क्यों धोना चाहिए, मुंह ब्रश क्यों करना चाहिए। मतलब ये एक व्यंग्यात्मक रूप में बोला गया है, एक क्रिटिसिज्म के रूप में बोला गया है। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। अब गांव की बात है, पुराना टाइम था, तो उसमें क्या होता था कि बेटा आपने देखा ना, आप भी बचपन में किसी को या कभी टीवी में कोई पुरानी मूवीज में, कोई पुरानी स्टोरीज में देखते हो कि लोग क्या करते थे, नीम के टहनी या कुछ ऐसी पत्तियां जो हर्ब्स होती हैं, जो एक तरीके से क्या होती है, मेडिसिन प्रॉपर्टी होती है, उससे ब्रश करते गांव में। पहले पुराने टाइम में लोग अक्सर टूथपेस्ट नहीं हुआ करते थे सबके पास, गांव में पुराने तरीकों से ब्रश करते थे। तो वो कहते हैं मैंगो लीफ, हम आम की पत्तियां, कौन जाकर आम की पत्ती तोड़े और कौन ब्रश करे जब तक हमारे सामने क्या है, प्यारी सी टेस्टी सी लोव्स और बैंगल फॉर द चिल्ड्रन। याद आ रहा है, चलिए आगे। एंड व्हाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और वो जरूरी भी क्यों, ब्रश करना क्यों जरूरी है, ब्रश करना कोई जरूरी नहीं है। द टाइगर्स नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। वाह क्या बात है, बच्चा क्या कह रहा था, अभी राइटर है जो बचपन में क्या कर रहे थे, शेर ब्रश नहीं किया करते। वो कह रहा है कि शेर, अब शेर जंगल में कितना बड़ा है कि वो जंगल का राजा के रूप में रहता है। तो टाइगर, टाइगर कौन होता है, शेर होता है या क्या होता है, टाइगर बेसिकली होता है बाघ, और शेर बोलता है लायन को। लेकिन हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं द टाइगर नेवर ब्रश द टीथ। शेर या बाघ इतने बहादुर, इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल एनिमल्स है, क्या वो अपने कभी ब्रश करते क्या, कि लेट्स हैव अ ब्रश टुडे, ऐसे तो नहीं करते ना। तो वो बच्चा मजाक में कह रहा है, एक अच्छे लाइटली मैनर में कह रहा है कि बाघ कभी ब्रश नहीं किया करते। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप। बेटा देखिए कुड, कुड यहां पर क्या है, कुड यहां पर क्या है, कुड यहां पर एक मॉडल है, वैसे मॉडल होता है कुड, लेकिन ये कैन का पास्ट फॉर्म में यूज किया गया है। तो यहां पर कैन की पास्ट फॉर्म में वर्ड आया कुड। गरम गरम जो चाय होगी वो हमारे चेहरे को क्या कर देगी, हमारे चेहरे को नहीं, मुंह को, वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। क्योंकि गर्म चाय से अच्छा क्या और माउथ फ्रेश करने वाला होगा, वो जितने भी बैक्टीरिया है वो खत्म कर देगी और हमारा मुंह एकदम फ्रेश हो जाएगा। मतलब बच्चा ब्रश ना करने के बहाने बना रहा है कि गर्म चाय से मेरा मुंह, अपना मेरा जो अंदर के मुंह के जो बैक्टीरिया वो खत्म हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। चलिए, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बाउल। अब शादियों में बेटा गिफ्ट्स भी आते थे, लेकिन यहां पर क्या कर रहे थे, जो एक मिठाई है यहां पर, वो अगर शादी के गिफ्ट में नहीं आती है तो शादी के गिफ्ट का कोई औचित्य नहीं है, वो कोई यूजलेस है। मतलब जब तक शादी गिफ्ट में ये इस नाम की, बोल नाम की मिठाई नहीं आ रही है तो कोई मतलब नहीं है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट। फीस्ट, पार्टी का मतलब आपको पता है, फीस्ट का मतलब बेटा होता है भोज, या भोज हिंदी शब्द है और उर्दू शब्द में हम इसे बोलते हैं दावत। उर्दू शब्द में क्या बोलते हैं इसे, दावत। तो जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। तो जैसे बड़ी बड़ी पार्टीज के अंदर, बड़े बड़े आयोजन भोज के अंदर अगर ब्रेड नहीं होती तो मजा नहीं आता ना, वैसे ही अगर शादी के गिफ्ट में अगर ये मिठाई नहीं होती तो मजा नहीं आता। मतलब राइटर यहां पर कंपेयर कर रहा है चीजों को, और कंपेयर करके हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझा रहा है, किसकी, स्वीट की, स्वीट ब्रेड की। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन फॉर अ विलेज। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है ये बताना कि गांव के अंदर इस बेकर की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट ये अपना रोल रखता है गांव के अंदर, क्योंकि वो जो ब्रेड है, वो जो लोव्स है, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यूजीन है। अब मैं बार बार दो तीन शब्द यूज कर रहा हूं, क्यूजीन क्यूजीन क्यूजीन। क्यूजीन क्या होता है, कोई बता सकता है? क्यूजीन क्या होता है? क्यूजीन बेसिकली बेटा, क्यूजीन बेसिकली हमारे खाने बनाने की जो पद्धति होती है ना, उसे क्यूजीन बोलते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे गेहूं का ज्यादा चलन है, वैसे हमारे सदर्न इंडिया में चावल का ज्यादा है। तो इनसे रिलेटेड जो चीज बनती है ना, तो कहती है हमारी क्यूजीन, आपकी क्यूजीन। तो गांव की क्यूजीन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लोव। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट। तो घर की जो लेडी होती ना, वो क्या बनाती थी? सैंडविच बनाती थी। सैंडविच अब उस ब्रेड से बनेगा, क्योंकि वो तो बेसिक इंग्रेडिएंट है, वो तो बेसिक सामग्री है। तो वो क्या बनाती है? अपनी बच्ची की, अपनी लड़की की, कौन? ये जो औरत है, अपनी लड़की की एंगेजमेंट में। एंगेजमेंट क्या होता है? सगाई। तो अपनी बेटी की सगाई की रस्म के दौरान वो जो औरत क्या बनाती है? सैंडविच बनाती है। केक्स एंड बोलनिहाज आर मस्ट फॉर अ क्रिसमस एज वेल अदर फेस्टिवल। तो केक और बोलनियास जो है वो क्रिसमस के लिए और बाकी त्योहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? एक डिश है। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. और ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें ब्रेड लोव्स जो बनती है, ये किससे बनेंगे? ये भट्टी में बनेंगे। इसीलिए गांव के अंदर भट्टी का, फर्नेस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना बेसिक इंग्रेडिएंट जो चाहिए सैंडविच के लिए, क्या? लोव्स। लोव वो नहीं बनेगा और वो नहीं बनेगा तो हमारी क्यूजिन इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो गांव में भट्टे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें ये चीजें पकाई जाती हैं। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलर ड्रेस। बेटा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्यूलर एक ऐसा शब्द है जिसके मतलब थोड़े अलग होते हैं। ये लीगल लैंग्वेजेस में लॉयर्स के द्वारा, कंपनी सेक्रेटरीज के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंट्स के द्वारा, आईसी जो लोग होते हैं, इनके द्वारा एक अलग मीनिंग होती है, और हमारे यहां पर अलग मीनिंग है। तो पिक्यूलर का हम वर्ड देखते हैं, मतलब क्या है? ओनली बिलोंगिंग टू वन पर्सन और फाउंड इन वन प्लेस। पिक्यूलर का मतलब है कि या तो किसी एक आदमी की कोई चीज होती है, या ऐसी चीज जो एक ही जगह मिलती है, वैसी चीज कोई दूसरी जगह नहीं मिलती है। और दूसरा क्या है? अनयूजुअल और स्ट्रेंज। यहां पर है अनयूजुअल और स्ट्रेंज, इसका मतलब ऐसी चीज, ऐसी ड्रेस जो थोड़ी अलग हो, जो हर एक नहीं पहनता। तो जो गांव के जो बेकर्स थे या जो ब्रेड बेचने वाले थे, उनकी जो ड्रेस होती थी, उनकी जो पोशाक होती थी, वो दूसरों से बहुत अलग होती थी। वो दूसरों से बहुत अलग होती थी, जिन्हें क्या बोलते थे? कबाई। उस ड्रेस को क्या बोलते थे? कबाई। उस ड्रेस का नाम था कबाई। ओके। इट वॉज अ सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। फ्रॉक ये क्या था? एक ही कपड़े से बनी एक फ्रॉक जितना लंबा था, जो कि घुटनों तक जाता था। मतलब एक लंबा कपड़ा था, चोगा था, चोले जैसा था, जो घुटनों तक जाता था। किसका कपड़े थे? ये बेकर्स की यूनिफॉर्म होती थी जब वो बनाते थे। In our childhood, we saw baker wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Okay. हम अपने बचपन में जब उन बेकर्स को शर्ट ट्राउजर्स पहने हुए देखते थे, तो कैसे थे वो शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो आज के टाइम में जो लंबे हैं उनसे छोटे हुआ करते थे, और लॉन्गर देन हाफ पैंट। हाफ पैंट बेटा, और हाफ पैंट से क्या होते थे? लंबे होते थे। बेटा हाफ पैंट क्या होता है? वैसे मैं बता दूं, इंग्लिश में कोई हाफ पैंट जैसा कंसेप्ट नहीं होता, इसे हमने बना लिया। इंग्लिश में एक शब्द होता है, एक वर्ड होता है निकर्स, जिसे हम थोड़े हिंदी अडेप्टेशन में निक्कर बोलने लग गए। निक्कर, तो निक्कर होते थे जो घुटनों तक होता था। तो ये क्या होता था? जैसे ये घुटनों से लंबा होता था, मतलब यहां जैसे ये निकर्स होते थे, ये घुटने दिखते और ये पैर हो गए, तो ये घुटनों को क्रॉस करती थी ये ड्रेस, ये घुटनों को क्रॉस करती थी। ये जो उनका कबाई था घुटनों से नीचे था, लेकिन ट्राउजर से ऊपर था। जो हम पैंट्स पहनते ना, उतना लंबा नहीं था। ये निकर से थोड़ा लंबा था और पैंट से थोड़ा छोटा था। आया समझ में? क्या ये इनकी ड्रेस, जिसे हम कबाई बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a paddler. तो आज भी
तो आज भी अगर कोई हाफ पैंट पहनता है, जिसे आप निकर बोलोगे आज से, पहनता है विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, और वो निकर अगर घुटनों से लंबी है, तो हम उनको कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि आप तो पैडर जैसे कपड़े पहन के आए हो, जो कि लोव या गोवा के अंदर ब्रेड बेचने का काम करता है या बनाने का काम करता है। चलिए आगे। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। अब बेटा जैसे हम दूध लेते हैं ना, अक्सर हम क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं, दूध लेके आते हैं, उससे पैसे देते थे। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारा दूध का एक जैसे अखबार आता है, दूध आता है, हमने क्या करते हैं, हम रोज लेके आते हैं और महीने के एंड में जाकर हम अपना बिल्स पेबल कर देते हैं, मतलब हिसाब कर लेते हैं। तो ब्रेड वाले भी ऐसे करते थे, जो ब्रेड बेकर्स थे वो भी महीने भर उनको सप्लाई करते थे, और महीना जब उनका खत्म होता था तब आकर एक साथ पूरे महीने की ब्रेड का पैसा इकट्ठा करके ले जाते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सेम वॉल इन पेंसिल। तो मंथली अकाउंट में किसने आज कितनी ब्रेड ली है, मैंने इतनी ली है, वो पेंसिल से उस दीवार पर लिख लिया जाता था जहां पर वो बेचा करता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। बेकिंग करना मतलब ब्रेड्स बनाना पुराने समय में एक क्या होता था, मुनाफे वाला काम होता था, एक प्रॉफिटेबल काम होता था, क्योंकि लोग ज्यादा खाते थे ये इससे बनी हुई चीजें और ऐसी चीजें, तो उससे जो बनाता था वो आदमी, उसको प्रॉफिट ज्यादा होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। स्टार एक शिव शब्द बना है स्टारवेशन से। बेटा स्टार्व का मतलब तो भूखा रहना या भूख के द्वारा किसी की मौत होना। तो उस समय में जब ये लोग, इनकी ब्रेड इतनी फेमस थी, तो बेकर और उनका परिवार कभी भी भूखे नहीं रहते थे, मतलब उनकी आमदनी बहुत अच्छी थी, उनकी इनकम बहुत अच्छी होती थी। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्पेरर। बेकर, वो उसका परिवार, और बेकर भी तो लोग रखते हैं ना जो उनको काम में मदद करते, वो सब क्या रखते थे, खुश रहते थे और प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब है समृद्धशाली, समृद्धि, मतलब हम कहते हैं ना हैप्पी दिवाली एंड विश यू प्रॉस्पेरस न्यू ईयर, मतलब आपका दिवाली भी अच्छी हो और आपका आने वाला साल बड़ा समृद्ध हो। तो उनके समृद्धि बनी रहती थी, मतलब वो पैसे उनके पास अच्छे खासे रहते थे। दे प्लम्प फिजिक। देखिए बेटा एक वर्ड आया प्लम्प फिजिक। प्लम्प फिजिक का मतलब, प्लम्प का मतलब होता है फैट और फिजिक का मतलब होता है आपका आवरण। प्लम्प फिजिक का मतलब होता है उनका जो शरीर था ना, मोटा तुंदिल शरीर, मतलब मोटा, हट्टे कट्टे, हष्ट पुष्ट। तो उनका देयर प्लम्प फिजिक वाज ओपन टेस्टामोनी टू दिस। टेस्टामोनी का मतलब होता है एविडेंस, एविडेंस, या हम कह सकते हैं इसे हिंदी में सबूत, साक्ष्य। तो उनका मोटा हष्ट पुष्ट जो शरीर होता था ना, वो बताता था कि वो समृद्धशाली है, पैसे वाले, मतलब उनको, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं, मतलब एकदम बढ़िया चल रहा था उनका काम। ओके, टेस्टामोनी का होता है एविडेंस, सबूत। इवन टुडे एनी पर्सन विद जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर। और आज के टाइम में जैक फ्रूट मतलब जैक फ्रूट एक फल होता है जो साउथ इंडिया में बहुत इजीली पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कटहल। कटहल एक जिसकी चिप्स भी बनती है, जिनकी सब्जियां भी बनती है। तो वो कैसे था, विद जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस। तो आज के बेचने वाले जो जैक फ्रूट है, जो बहुत ही फेमस है, वो कैसे लोग प्रॉफिट पे रखकर एकदम हष्ट-पुष्ट रहते हैं, उनकी तरह थे। मतलब आज जो जैक फ्रूट बेचने वाले लोग हैं और उनका कंपेयर कर रहा है, वो पुराने पोर्टुगीज टाइम में जो बेचने वाले गोवा में थे, किससे, लोज बेचने वाले से कर रहा है।